जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरडी की क्लासेस। हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th हिंदी एंड इंग्लिश की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैनल पे करवाया जाएगा जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। तो जो भी विद्यार्थी 2026 में क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनकी हिंदी और इंग्लिश की तैयारी में भी पीछे चल रहे हैं तो वो लोग ज़रूर इस संस्था से जुड़े और अपनी तैयारी को दोगुना करें। इस प्लेटफॉर्म पे आपको कराया जाएगा क्लास 10th और 12th बिहार बोर्ड हिंदी और इंग्लिश की चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला, पहला चैप्टर, ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं वर्णमाला से या जो पूछे जाएंगे उन सारे प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पर लाया गया है। इस चैप्टर में टोटल 30 प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो पूछा गया भी है और पूछा भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं जिसका नाम है वर्णमाला। इससे एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिक्स है, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी कहलाती है और वर्ण भी कहलाती है, अर्थात डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए एंड सी दोनों। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या ध्वनि या फिर अक्षर, आप जो भी ऑप्शन बनेगा उसको हम लोग लॉक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है हिंदी में वर्ण कितने हैं? हिंदी में वर्ण कितने हैं, यानी कि वर्ण के कितने भेद हैं? तो हिंदी में वर्ण के 2 भेद हैं, एक वर्ण होता स्वर वर्ण और दूसरा होता व्यंजन वर्ण। एक होता स्वर वर्ण और दूसरा होता व्यंजन वर्ण। चौथा प्रश्न कहता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52, यानी 52। जैसे इंग्लिश में वर्ण कितने होते हैं जिसको अल्फ़ाबेट बोलते तो 26, और हिंदी में डबल से गुना कर देंगे तो 26 दूना 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, यानी 52 हमारा वर्ण है हिंदी में। एक वर्ण का खोज हुआ है जिसे 53वां वर्ण बोलते हैं, उस वर्ण को विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए वही है, हिंदी में खोजे जाने वाले 53वां वर्ण कौन सा है? 53वां वर्ण कौन सा, यानी 53वां वर्ण कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? विशिष्ट व्यंजन। क्या बोलेंगे? विशिष्ट व्यंजन। और इस विशिष्ट व्यंजन का सिंबल कैसा होता है? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एक तो बी लिखेंगे और उसी में डी भी लिख देंगे, इसको बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन। ये सिंबल है, चिन्ह है। नए वर्णों का खोज हुआ है, 53वां वर्ण इसी को कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वर्ण के भेद नहीं है, या निम्न में से कौन वर्ण के भेद हैं, यानी वर्ण के कौन कौन से भेद है? अभी बताया हमने कि स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी दोनों सही हो जाएगा। और भी प्रश्न है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, 6 प्रश्नों तक हमने देख लिया है। अब अगला है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कहता है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? जैसा कि हमने जाना कि वर्ण के 2 भेद है, एक स्वर वर्ण दूसरा व्यंजन वर्ण, तो उसमें से स्वर वर्ण की संख्या पूछ रहा है। टोटल वर्ण कितने हैं? 52। तो स्वर वर्ण की संख्या इसमें से है 11, यानी 52 में से स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है, यानी स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11, याद रखिएगा। 8वां प्रश्न कहता है स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? अब तो ये संख्या हो गया 11, अब भेद कितने हैं? स्वर वर्ण के 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। 3 भेद कौन कौन है? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर कहलाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात 1 गुना समय लगता है, उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 गुना समय लगे, अर्थात इसे द्विमात्री स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को एकमात्री स्वर भी कहते हैं, जिसमें एक मात्रा होता है ह्रस्व स्वर और 2 मात्रा होता है तो दीर्घ स्वर। तो याद रखिएगा, अगला प्रश्न है उसमें। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? हम लोग क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण के कितने भेद? 3। और ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। 4 कौन कौन है ह्रस्व स्वर? देखिए 4 कौन कौन है ह्रस्व स्वर? एक तो है अ, दूसरा है छोटी ई, तीसरा है छोटी ऊ और एक है री सी वाला री। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिसमें से एक मात्रा है, एक मात्रा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? अब 11 स्वर है जिसमें से 4 ह्रस्व हो गया, तो टोटल कितना बचा है? 7। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। 7 हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। और किस स्वर को द्विमात्री स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर को। किस स्वर को एकमात्री स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है किस स्वर वर्ण को द्विमात्री स्वर कहते हैं? द्विमात्री, जिसमें 2 मात्रा होता है। अभी हमने बताया कि किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को। किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर को द्विमात्री स्वर कहते हैं और ह्रस्व स्वर को एकमात्री स्वर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला कहता है 12वां नंबर प्रश्न, हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं? अब 11 तो स्वर हो गया, अब
52 में से 11 स्वर हो गया तो बचा कितना 41, यानी कि कुल व्यंजन की अगर संख्या की बात करें तो कितनी है 41 है, कितनी है 41, यानी कुल व्यंजन कितने हैं 41, कुल व्यंजन कितने हैं 41। अब अगला प्रश्न कहता है हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन, एक कुल होता है और दूसरा मूल होता है, एक कुल होता है और मूल होता है। तो हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं तो 33 है, कितने हैं 33, कुल व्यंजन कितने हैं 41 और मूल व्यंजन कितने हैं 33, स्वर टोटल कितने हैं 11, कुल वर्ण कितने हैं 52, कुल वर्ण कितने हैं 52। 53वां वर्ण कौन सा खो चुका है, विशिष्ट व्यंजन। 53वां वर्ण कौन सा है, विशिष्ट व्यंजन, जिसका सिंबल होता है बी में डी को जोड़ देंगे वो विशिष्ट व्यंजन बन जाएगा। याद रखिएगा ये सारी चीजें। अगला कहता है हिंदी में मूल व्यंजन कितने हैं, हमने अभी जाना 33 है, और हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं 41 है। अगला प्रश्न कहता है किस वर्ण पर हलंत की मात्रा दी जाती है। हलंत, हलंत मीन्स होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि क के नीचे अगर हम हलंत देते हैं तो इसका उच्चारण कैसा हो जाता बाबू, आधा। ये पूरा का नहीं है, ये कैसा का है, आधा का है। जब ये आधा का में हम कोई स्वर जोड़ते हैं तो वो पूरा बनता है, आधा का में स्वर जोड़ते हैं तो पूरा बनता है, ठीक है। तो ये कहता है किस वर्ण पर हलंत की मात्रा दी जाती है, तो हमेशा व्यंजन वर्ण पे। कौन से वर्ण पे, व्यंजन वर्ण पे। हलंत की मात्रा किस पे दी जाती है, व्यंजन पर दी जाती है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्यंजन पर हलंत की मात्रा देने से इसका उच्चारण कैसा हो जाता है, तो व्यंजन पर हलंत की मात्रा देने से इसका उच्चारण आधा हो जाता है। कैसा होता है, आधा। आपको ऑप्शन में देगा 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, आधा, ऐसे करके, तो क्या बोलेंगे, आधा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 15वां नंबर प्रश्न। जैसा कि हमने देखा 14 प्रश्नों तक, अब हमारा 15 प्रश्न शुरू हो रहा है। कहता है हिंदी में व्यंजन के कितने भेद हैं। हमने स्वर का भेद जाना, स्वर के कितने भेद, 3 भेद। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। अब यहाँ पूछ रहा है कि हिंदी में व्यंजन के कितने भेद है। व्यंजन के भी 3 ही भेद है। व्यंजन के कितने भेद, 3 भेद। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, ये तीनों आपको याद रखना है। कहता है हिंदी में व्यंजन के कितने भेद है, 3 भेद। कितने भेद है, 3 भेद। स्वर का भी कितने भेद, 3 भेद, याद रखिए। अगला वही कहता है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। कितनी है, 25। स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क ख ग अंग, च छ ज छ य, ट ठ ड ढ ट वर्गी न, त थ द ध न और प फ व म। ये जो 25 है ये हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन। क्या है, स्पर्श व्यंजन, याद रखिएगा। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। अगला कहता है अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं। अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन है, य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये चारों हमारे क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो उष्ण व्यंजन की भी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन है, तालाबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा, ह। तालाबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा, ह, ये 4 हमारे क्या है, उष्ण व्यंजन। तो 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए अंतःस्थ व्यंजन और 4 हो गए उष्ण व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए, 25, 4, 29 और 4, 33। इन्हीं 33 को हम लोग मूल व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल व्यंजन। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि क्या देखा कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है, और कुल व्यंजन की संख्या कितनी, 41। तो मूल व्यंजन की संख्या 33 कहाँ से आती है, तो एक तो स्पर्श व्यंजन जो 25 हो गए, एक हो गए अंतःस्थ व्यंजन जो 4 हो गए, और एक हो गए उष्ण व्यंजन जो 4 हो गए। तो 25, 4, 29, 4, 33, यही 33 हमारे क्या है, मूल व्यंजन है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला कहता है तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा एवं ह। ये जो ह है ये चारों कैसा व्यंजन है, अभी हमने बताया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन। क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन है, तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंती सा, ह, ये चारों हमारे क्या है, उष्ण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन कहता है य, र, ल एवं व, ये चारों कैसा व्यंजन है। अभी हमने जाना कि ये चारों कैसा व्यंजन कहलाता है, अंतःस्थ व्यंजन। कैसा व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। य, र, ल, व, याद रखिए। अगला कहता है निम्न में से अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन किसे कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ना जाने कितनी बार पूछा गया है। आपसे पूछेगा निम्न में से अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन किस वर्ण को कहा गया है, तो आप याद रखिएगा य को कहा गया है। किसे कहा गया, य को। य को अर्ध व्यंजन या अर्ध वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम लोग य का उच्चारण करते, य और व दोनों होता है, एक य हो गया, व हो गया, इन दोनों को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन कहा गया, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी य को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, य को, क्योंकि जब हम लोग य का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभा ऊपर ना जा करके नीचे की ओर जाती है, अर्थात इसीलिए इसे हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन। तो आपसे पूछेगा निम्न में से अर्धस्वर या अर्ध व्यंजन किसे कहा गया है, तो य को।
क्यों, कारण पूछेगा क्यों कहा गया है, क्योंकि य का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ऊपर ना जा करके नीचे की ओर आती है, इसीलिए हम लोग इसे अर्धस्वर या अर्धव्यंजन के रूप में जानते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे जाते हैं, 22 नंबर। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहता है व का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान, सबसे ज़्यादा यदि वर्ण से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो उच्चारण स्थान से पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थान का एक बेस्ट ट्रिक लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें आपका सारा उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं व का उच्चारण स्थान क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, व का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पहचानने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा कहाँ सटती है। सबसे ज़्यादा अहम रोल अगर उच्चारण स्थान में होता है तो वो जिह्वा का होता है, जीभ का होता है, ठीक है ना। तो व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। क्या होता है? दंत ओष्ठ। जब हम लोग व बोलते हैं तो व, तो हमारा जो साइड का ये जो दांत है ये हमारी होठ में सटता है, होठ में, तो ओष्ठ और दांत सट रहा है तो दंत ओष्ठ। स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। वो ये जो पेटचिरवा व है ये हमारा, ऐसे तो ये अंतस्थ यानी यरलवा में जा सकता है, लेकिन इसको स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। तो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ। याद रखिएगा। र एवं री का उच्चारण स्थान, र एवं री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। आप लोगों को हम बेस्ट ट्रिक लेकर कहेंगे वर्ण के उच्चारण का, बेस्ट ट्रिक जिसमें आपका सारा वर्ण क्लियर हो जाएगा, वर्णों का उच्चारण क्लियर हो जाएगा। र एवं री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। याद रखिएगा। निम्न में से घोष वर्ण कौन है? अब ये घोष क्या होते हैं? घोष, और ये क्या है? अघोष। घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या है? सुनिएगा। घोष वर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। यानी कि बोल सकते हैं जैसे हम क ख ग लिखते हैं तो क ख ग, क ख ग, तो ग से लेकर के ग घ अंग ये हमारे क्या हो जाएंगे? घोष हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? घोष वर्ण। तो घोष वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। और इसका उल्टा होता है अघोष, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी क और ख हमारा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा, और ग घ अंग हमारा क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। ये सारे वर्ण में च में भी आ जाएंगे तो च छ हमारा क्या हो जाएगा? अघोष, बाकी झ झ यो क्या हो जाएगा? हमारा घोष हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो घोष वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष कहलाता। तो आइए यहाँ पर कहता है निम्न में से घोष वर्ण कौन है? क्या क है? पहला, दूसरा, ये तो हमारा अघोष हो गया। ट ठ, ट ठ क्या ठ होगा? नहीं होगा, ठीक ना। तो प फ ब भ, भ होगा, और च छ एकदम भ होगा, ठीक ना। भ कौन से वर्ण में आते हैं? चौथे नंबर पे। प फ ब भ चौथा नंबर पर का है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। क्लियर है? आगे आइए, निम्न में से अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण यानी कि जो पहला, दूसरा होता है अघोष होता है। क्या क ख ग होगा? नहीं, ये तो तीसरा हो गया। च छ ज झ हो गया? नहीं, ये चौथा हो गया। ये पांचवा हो गया, यानी प फ यही दूसरा हो गया। तो हमारा फ क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अनुनासिक या नासिका वर्ण क्या? अब ये वर्ण क्या होता है? अनुनासिक या नासिका वर्ण, तो जिस वर्ण का उच्चारण नाक से हो, किससे हो? नाक से। जिस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है उसे अनुनासिक या नासिका वर्ण के रूप में हम लोग जानते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन 5 होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के जो 5वें नंबर पर के वर्ण होते हैं। कौन से? 5वें नंबर पर के। जैसे क वर्ग में हमारा अंगा होता है कि नहीं, च वर्ग में हमारा य होता है, ट वर्ग में टवर्गी ना होता है, त वर्ग में न होता है, और प वर्ग में म होता है। इन पांचों को अनुनासिक या नासिका वर्ण कहते हैं। आपसे संख्या भी पूछता है कि अनुनासिक या नासिका वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे? 5 है। 5 कौन कौन है? अंगा हो गया, य हो गया, टवर्गी ना हो गया, न हो गया और म हो गया। ये 5 हमारे क्या है? अनुनासिक या नासिका वर्ण है। इनकी संख्या 5 होती है। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन पूछा गया, अनुनासिक या नासिका वर्ण किसे कहते हैं? तो 5वें नंबर पर के वर्ण को, 5वें नंबर पर के वर्ण को अनुनासिक या नासिका वर्ण के रूप में जाना जाता है। अगला कहता है महाप्राण। महाप्राण वर्ण कौन? अब ये महाप्राण क्या होता है और अल्प प्राण क्या होता है, समझिए। महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास ज्यादा मात्रा में बाहर निकले उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं, और जिस वर्ण के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में बाहर निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। मोटा मोटी शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में हवा मुंह से ज्यादा निकले वो महाप्राण है, और जिसमें हवा कम निकले वो अल्प प्राण है। तो आप देखिए महाप्राण बोलता है, आप उच्चारण करके देखिए, जैसे च छ,
च छ, ऐसे महाप्राण वर्ण होते हैं बाबू दूसरा और चौथा 24 नंबर। दूसरे प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण वर्ण होते हैं और अल्प प्राण वर्ण पहले, तीसरे और पांचवें अल्प प्राण वर्ण होते हैं। यानी 135 नंबर अल्प प्राण होगा और 24 नंबर महाप्राण होगा। तो च छ क्या महाप्राण है? च छ, छ दिखा है। क हमारा पहला वर्ण ये तो नहीं है, ग क ख ग ये भी नहीं है, त थ द ये भी नहीं है। तीसरा, इन तीनों का उच्चारण में श्वास कम मात्रा में बाहर निकलती। कैसे पहचानेंगे? आप हाथ यहाँ पर रख करके बोलिएगा। क बोलेंगे, क यहाँ पर अगर कम मात्रा में वायु निकलेगा तो यहाँ पर कम गर्म फील होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में वायु निकलेगा तो ज़्यादा फील होगा। यहाँ पे हाथ की हथेली यहाँ पे फील होता है, ठीक है, आप यहाँ आगे रख करके पहचान सकते हैं। तो महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, यानी कि ए नंबर छ हो जाएगा। च छ, छ बोलते हैं तो एक झटके से मुंह से वायु निकलती है और हाथ पे फील होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। और अल्प प्राण 135 नंबर, यानी जिसमें कम मात्रा में वायु निकले तो क्या? त थ होगा, ये तो दूसरा है, ये नहीं होगा, ये तो महाप्राण है। प फ ब भ ये भी नहीं होगा, ट ठ ड ढ ये भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न। हमारा पांचवा वर्ण में आता है, ठीक है, तो यानी न हमारा क्या हो जाएगा? अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे। और महाप्राण वर्ण क्या हो जाएंगे? महाप्राण वर्ण हमारे छ हो जाएंगे। महाप्राण वर्ण क्या पढ़े हम लोग कि जिस वर्ण के उच्चारण में ज़्यादा मात्रा में वायु निकले महाप्राण वर्ण है। पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। और अल्प प्राण क्या होता है? 135 नंबर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है द्विगुण व्यंजन कितने हैं? द्विगुण, नाम में ही पता चल रहा है। द्वि, द्वि मीन्स क्या होता है? दो, यानी द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? दो होती है। दो कौन कौन होती है? तो एक होता है ड और एक क्या होता है? ढ। ड और ढ हमारे क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो इनका प्रयोग हम लोग डिटेल में समझेंगे जब वीडियो लेकर के आएंगे तब। अगला कहता है 31वां नंबर प्रश्न, संयुक्ताक्षर वर्ण कितने हैं? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर वर्ण पहले होते क्या है समझिए। संयुक्ताक्षर वर्ण दो व्यंजन वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजन वर्ण को संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। 4 कौन कौन है? तो एक होता है छ, क्षत्रिय वाला छ, दूसरा होता त्र, तीसरा होता ज्ञ और चौथा होता स्र। यानी छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 हमारे क्या है? संयुक्ताक्षर व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। तो हम लोग जितने भी वर्णमाला में प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का निचोड़ आपके सामने हम यहाँ पर लेकर के आए। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी क्लास 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी टॉपिक को क्लियर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।